मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसकी हम 3rd यूनिट शुरू कर चुके हैं। इस यूनिट का जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं वो है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उनकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। इसके साथ ही साथ हमने केंद्रीय बल के अंतर्गत कण के गति के समीकरण भी निकाल लिए थे और वो कण के गति के समीकरण कुछ इस प्रकार से हमारे को प्राप्त हुए थे। ये समीकरण 5 और 6 जो है, ये वाली दोनों समीकरणें, इन समीकरणों से हमें केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण के गति के ये समीकरण कहलाते हैं। ये हमने अध्ययन कर लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम। अब कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये इसका हम अध्ययन करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या कंजर्व्ड रहता है या नहीं सेंट्रल फोर्सेस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम समीकरण 6, ये देखो गतिशील कण के गति की 2 समीकरणें निकाल रही है, उसमें से हम सेकंड इक्वेशन को हम काम में ले रहे हैं और इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ r से गुणा कर देते हैं। अब देखिए इसमें r से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा mr² d² थीटा प्लस 2r dr बाई dt d थीटा बाई dt, और राइट हैंड साइड में r इंटू 0 ही होगा। अब ये जो चीज है r² d² थीटा dt², इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए ये जो टर्म है इसको आप इसको उल्टा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो एक बार तो d थीटा बाई dt का डिफरेंशिएशन होगा और एक बार r² का होगा। तो पहले हम d² थीटा बाई dt का d थीटा बाई dt का करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, mr² d² थीटा अपॉन dt², पहली टर्म आ गई। अच्छा, अब दूसरी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r dr बाई dt d थीटा बाई dt, सेकेंड टर्म आ गई। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो टर्म है, इसको हम इस डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो टर्म है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, d बाई dt ऑफ mr² d थीटा बाई dt इक्वल टू 0। अब ये जो है mr² d थीटा बाई dt, ये क्या हो गया, ये हमारा j लिख दिया हमने, तो ये dj बाई dt इज इक्वल्स टू 0, है ना। अच्छा, तो ये j जो है, क्योंकि dj बाई dt इज 0, इसका मतलब क्या हो गया, j कांस्टेंट है ना। अच्छा, तो ये j क्या हो गया, d थीटा बाई dt, ओमेगा, हमने j पढ़ रखा है i इंटू ओमेगा, है ना। आई ओमेगा जे होता है एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग होता है, तो ये जे आपका कोणीय संवेग है। अब कोणीय संवेग समय के सापेक्ष नियत रहता है, यानी जे इज कांस्टेंट कब, जब ये राशि हमारी r से गुणा करने पर हमारे को जे जो है वो कांस्टेंट मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि घूर्णन करते हुए वो कण में कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। अर्थात केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण का कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि कण के गति की समीकरण से हमें यह प्राप्त होता है कि जे जो है वो एक कांस्टेंट राशि है। ठीक है, तो इसका मतलब J जो है वो हमेशा संरक्षित रहेगा। केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। या हम एक बार एक क्वांटिटी और डिफाइन करेंगे, नई क्वांटिटी, जिसको हम नाम देंगे क्षेत्रीय वेग या एरियल वेलोसिटी। ये हम कैसे निकालेंगे,
हम समीकरण 7 जो है, ये वाली समीकरण, इसमें हम एक 1/2m से गुणा करेंगे और उससे जो हमारी राशि प्राप्त होगी उसको हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं, क्षेत्रीय वेग कहते हैं। तो 1/2m से जब हम गुणा करते हैं तो देखिए ऊपर वाले जो है इसमें 1/2m से अगर आप गुणा करेंगे तो 1/2 रह जाएगा, m से m कट जाएगा, तो आपकी राशि कुछ ऐसी आ जाती है, d/dt ऑफ 1/2 r² d θ/dt इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये भी राशि जब इसका डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब ये राशि एक कांस्टेंट होनी चाहिए। हाफ r² d θ/dt शुड बी अ कांस्टेंट, एक नियतांक होनी चाहिए। अब ये जो राशि है, इस राशि को हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। अब ये एरियल वेलोसिटी की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये वह क्षेत्रीय वेग जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, जो एकांक समय में जो एकांक समय में कण के स्थिति सदिश r के द्वारा प्रसर्पित क्षेत्रफल होता है। मतलब क्षेत्रीय वेग क्या है, यूनिट समय में कण की जो स्थिति सदिश है वो कितना क्षेत्रफल प्रसर्पित करता है, एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर r इन यूनिट टाइम। अब ये कैसे, ये देखिए यहाँ पे ये r वेक्टर है, यूनिट टाइम में मान लो वो यहाँ से खसक के यहाँ तक पहुँच गया, या यहाँ पर पहले था और अब सरक के यहाँ तक पहुँच गया, तो ये जो सारा एरिया है, ये जो सारा एरिया आपका प्राप्त हुआ, ये जो सारा एरिया है, ये जो हमारा है एरिया जो इसमें क्रिस क्रॉस से दिखाया हुआ है, ये जो सारा एरिया है ये हमारा एरियल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये r d थीटा तो इसका आर्क हो गया है ना। अगर ये छोटा सा d थीटा एंगल स्वेप्ट करता है dt टाइम में, तो इसमें जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा जो एरिया है वो कैसे कैलकुलेट होगा, r² d थीटा अपॉन dt। तो 1/2 r² d θ/dt एरियल वेलोसिटी होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्रीय बलों के लिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्षेत्रीय वेग की निश्चरता को व्यक्त करता है। यानी कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के कारण, क्योंकि कोणीय वेग संरक्षित रहता है, इसलिए एरियल वेलोसिटी भी इनवेरिएंट रहती है, निश्चर रहती है, वह बदलती नहीं है। और ये जो नियम है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नियम है जो केपलर के द्वितीय नियम में हमारा बहुत काम में आएगा। और ग्रहों की जो गति है, प्रत्येक ग्रह की जो गति है वो नियत क्षेत्रीय वेग के कारण एक परफेक्ट ऑर्बिट में वो हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, केपलर ने यही कहा था कि सूर्य के सापेक्ष प्रत्येक ग्रह नियत क्षेत्रीय वेग से गति करता है। अगर वो नज़दीक है, आगे हम पढ़ेंगे, अगर वो सूर्य के नज़दीक है तो वो ज़्यादा एरिया स्वेप्ट करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कुल मिलाकर आपका जो एरिया है, एरिया स्वेप्ट इन यूनिट टाइम हमेशा बराबर होगा। तो वो अभी हम आगे पढ़ लेंगे। तो हम ब्रीफली ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय वेग की निश्चरता जो है वो केंद्रीय बलों का एक स्वाभाविक गुण होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हमारी सेंट्रल फोर्सेस की। तो यानी अगर आपका कहीं देते हैं कि दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, तो आप ऑटोमेटिकली ये मान के चल सकते हैं कि क्षेत्रीय वेग उसके अंदर कांस्टेंट रहेगा, निश्चर रहेगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक चीज और पढ़ेंगे, वो है ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 5 लेंगे। यानी जो दो हमने समीकरण निकाली थी, एक से तो हमने कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम निकाला, अब हम ये दूसरा वाला
फॉर्मूला जो है ये हम काम में लेंगे। तो ये काम में ले लेते हैं हम। तो अगर हम समीकरण 5 लें तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरफ एफ आर आ रहा है और एक तरफ एम इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है। तो हम ये मान ले कि जो ये एफ आर है वो माइनस डी यू बाई डी आर को दर्शाता है। तो एफ आर न केवल केंद्रीय बल बल्कि संरक्षी बल भी हो जाएगा। क्यों? तो इस स्थिति में ऊर्जा संरक्षण के नियम को, यह इस स्थिति में यह समीकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। अब कैसे करता है ये हम देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने जो एफ आर है उसको हमने क्या मान लिया, माइनस डी यू बाई डी आर मान लिया। तो जो आपकी समीकरण 5 थी उसमें f की जगह माइनस डी यू बाई डी आर मैंने लिख लिया। अब इसमें इसको मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ। तो क्या आ गया मेरे पास, एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डी यू बाई डी आर प्लस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब आ गया। अब इसको देखो, हमने डिफरेंशिएशन में हम एक ये चीज़ पढ़ते हैं, अगर नहीं तो आप करके भी देख सकते हो। डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर होता है माइनस 2 बाई आर क्यूब, ये हमें पता है। तो हम ये चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 तो यहाँ है नहीं, 1 अपॉन आर क्यूब है, तो यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन गई ये टर्म, ये बन गई हमारी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस ये 1/2 है ना, 1/2 आ जाएगा आपका। और क्या आ जाएगा, ये जे स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, है ना, जे स्क्वायर आ गया। और आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन आर क्यूब की जगह आप क्या लिखोगे, डी बाई डी आर ऑफ डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर। थोड़ा ढंग से नहीं लिखा जा रहा मुझसे, ये चीज आ गई, है ना। अब अगर हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो देखो, इसमें भी डी बाई डी आर है, इसमें भी डी बाई डी आर है, इसमें भी माइनस साइन है, इसमें भी माइनस साइन है। इनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस डी बाई डी आर कॉमन ले लिया, इधर बच गया u और इधर बच गया जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर बच गया, है ना। अच्छा, अब ये दोनों तरफ ये आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों तरफ डी आर बाई डी टी से दोनों ओर गुणा कर देते हैं। गुणा कर दिया तो अब देखिए ये एम डी स्क्वायर डी आर बाई डी टी, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या बन सकता है। इसको हम अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसा नीचे दिया हुआ है। कैसे, डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करो तो ये ऊपर वाली टर्म आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, डी आर से डी आर कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, अब देखो इधर भी डी बाई डी टी है, इधर भी डी बाई डी टी है, सारी टर्म्स को हम इधर लेकर आ जाते हैं, एक तरफ ले आते हैं। तो ले आओ, तो इधर आ गई ये सारी टर्म्स। अब ये टर्म सारी आ गई। अब इस टर्म को एक बार आप देखिए कि ये सारी की पूरी जो टर्म है उसका डी बाई डी टी 0 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 है। इसका मतलब ये जो टर्म है दिस शुड बी अ कांस्टेंट। तो हमने उसको एक नियतांक लिख लिया और उसको हमने ई मान लिया। अब ये अगर हम ध्यान से देखें तो वास्तव में ये जो टर्म है ये क्या शो कर रही है, ये कुल ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित कर रही है। इसमें जो पहली टर्म है हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा को दिखा रही है। दूसरी जो टर्म है ये वाली तीसरी जो लिखी हुई है जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ये देखो क्या हो गया, जे स्क्वायर अपॉन 2i,
जे स्क्वायर अपॉन 2i आपको ध्यान होगा वो क्या चीज होती है, ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का पद हो गया ये, और u हमें पता ही है स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो एक प्रकार से ये कुल ऊर्जा को प्रदर्शित कर रही है और वो एक कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म है ये कुल ऊर्जा संरक्षण को शो कर रही है। ये देखो, ये यहाँ पर इन्होंने सॉल्व भी करा है। जे स्क्वायर अपॉन 2mr² को हमने लिख लिया mr² डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, जे का मान लिख दिया, और 1/2mr², और 1/2 तो ले लिया। mr² का होल स्क्वायर था तो एक कट गया, एक ऊपर रह गया, डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। इसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं और इसको आई लिख देते हैं, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो यानी इस प्रकार से हमने ये शो कर दिया कि केंद्रीय बल के अंदर कुल ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालना भी होती है और संवेग, कोणीय संवेग भी उसमें संरक्षित रहता है। और उस कारण से उसके अंदर एक नई क्वांटिटी हमने डिफाइन करी थी, वो है हमारी एरियल वेलोसिटी। अब हम इसका जो गति का जो समीकरण है, गति के समीकरण दो हमने निकाले थे, उन दोनों को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर हम उसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे को एक बार वो गति के समीकरण देखने पड़ेंगे। तो हमारे गति के समीकरण ये दो थे, इन दोनों समीकरणों से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन क्या निकलेगा, हमारे पास सॉल्यूशन तो r और थीटा ही है, तो r और थीटा हम इनको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर निकाल लेते हैं। ये देखिए, पहली जो समीकरण है उसको मैंने, ये इन्होंने सरलता के लिए हमने ये वाली समीकरण ले ली, समीकरण 13 है ना। तो समीकरण 13 को हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया, dr बाई डी टी 2me माइनस यू जे स्क्वायर, मतलब dr बाई डी टी को एक तरफ ले लिया क्योंकि मुझे r के लिए सॉल्व करना है, तो मैंने ये इस तरीके से लिख लिया इसको, है ना। अच्छा, अब dt और dr को भी अलग अलग कर दिया, dt को इधर रख लिया, ये पूरी की पूरी टर्म को दूसरी तरफ dr के पास ले गए, तो ये -½ की टर्म हो गई। दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो टाइम तो 0 से t हो गया, और ये जो है वो पोजीशन हमारी r0 इनिशियल पोजीशन से लेकर r तक वेरिएशन हो रहा है। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। साथ ही साथ हम j को भी जानते हैं, mr² डी थीटा बाई डी टी होता है, तो इससे हम क्या करेंगे, थीटा निकाल लेंगे। भाई एक्चुअल में हमारे को r और थीटा सॉल्व करना है, तो हम r और थीटा को सॉल्व करने के लिए इसमें भी हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 to t, इसके अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इन दोनों इंटीग्रेशन वाली जो टर्म है 16 और 17, इनसे हमारे को क्या है, सैद्धांतिक रूप से r व t व थीटा व t के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। और यदि केंद्रीय बल की प्रकृति हमें पता हो तो समीकरण 15 से dt को r के पदों में और समीकरण 17 में रखा जाए और फिर हल निकाला जाए, तो गति किस तरीके से आगे बदलेगी उसके बारे में हमें समस्त जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये हम आगे अभी सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं, वो है केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण के पथ। अब पथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो कण का पथ निकालना है तो हमारे को t को विलुप्त करना पड़ेगा। तो हमारी जो समीकरण है उनके अंदर r और t की टर्म्स है, थीटा और t की टर्म्स है। ठीक है, तो हमारे को कुछ ना कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा कि t हट जाए और केवल r और थीटा के फॉर्म में आ जाए, तभी हम कण का पथ निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले j ले लेते हैं। j जो है वो mr² डी थीटा बाई डी टी है। इससे हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर बनाते हैं। कैसे बनाया हमने इसका ऑपरेटर, mr² को हम इधर ले गए तो यहाँ डी थीटा बाई डी टी बराबर j mr² हो गया, है ना।
हमने क्या करा इसमें, इसको थीटा को एक ऑपरेटर मानते हैं और इसको डी बाई डी थीटा अपॉन डी थीटा बाई डी थीटा लिखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने इसको एक ऑपरेटर बना दिया। क्या ऑपरेटर बन गया? डी बाई डी टी ऑफ इज इक्वल्स टू जे एम आर स्क्वायर डी बाई डी थीटा। मतलब अगर कहीं डी बाई डी टी है तो वो किसी संख्या किसी वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करता है तो उसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, ये मान लिख सकती हूँ। और अगर मैं 2 बार ऑपरेटर लगाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी और फिर उसके बाद अंदर ये और हो जाएगा, है ना। ये दोनों चीजें मैंने एक ऑपरेटर फॉर्म में लिख ली। इससे ये दोनों मान मैं क्या करूंगी? समीकरण 5 में रखते हैं। अब समीकरण 5 कौन सी है एक बार आप देख लीजिए। ये वाली जो समीकरण है इसके अंदर हम रखेंगे। अब हम करना क्या चाह रहे हैं? हम इस t को विलुप्त करना चाह रहे हैं जिससे हमारे पास कण के पथ की समीकरण आ पाए। तो हमने इसके अंदर रख दिया, ये देखिए इसके अंदर ये मान रख दिया हमने, ठीक है। और j जहां पर आ रहा है उसकी जगह भी एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी रख दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्म आ गया। अब इसमें से जो टर्म्स हमारी इकट्ठी हो सकती है उनको हम एक बार इकट्ठा कर लेते हैं। देखो जे स्क्वायर हो गया, एम कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर तो रह गया, है ना, एक एम कैंसिल हो गया तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर रह गया, डी आर बाई डी थीटा माइनस जे स्क्वायर, ये भी एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है तो नीचे एक आर से गुणा हो जाएगा तो ये जे स्क्वायर हो गया, है ना, अपॉन एम आर क्यूब हो गया। नीचे एक आर से गुणा करना पड़ा ना अपने को, है ना, तो ये एम आर क्यूब हो गया और इक्वल टू एफ आर आ गया। ये कुल मिला के कुछ ऐसा राशि बन गया। लेकिन हमें पता है कि 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा हम डिफ्रेंसिएशन में डी बाई डी थीटा ऑफ 1 बाई आर मान होता है ना, मैथमेटिकली होता है। तो हम ये चीज इसके अंदर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं अगर हम ये मान रख दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? जे स्क्वायर एम आर स्क्वायर, इसकी जगह हमने रख दिया 1 डी बाई डी थीटा अपॉन 1 बाई आर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1 बाई आर, जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब बराबर माइनस एफ आर। ठीक है। अब इसके अंदर भी हम इसके अंदर जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्म आ गया। तो अब ये जो फॉर्म है अगर आप इसको देखिए तो अब इसके अंदर से हमारा t हट गया, है ना। तो हम इसके अंदर 1 बाय आर को u लिख लेते हैं। तो u लिख लीजिए। u लिखते ही हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से बन गई। तो ये जो समीकरण है इसके अंदर केवल r और थीटा है, इसमें से t इलिमिनेट हो गया। तो ये जो समीकरण है ये गतिशील कण के पथ के समीकरण को प्रदर्शित करती है और इसको हल तभी किया जा सकता है यदि हमें बल की प्रकृति और परिमाण पता हो। यानी ये जो f हमने लिखा है इसका मान हमें पता होना चाहिए तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा केंद्रीय बल क्या होता है, वो हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ ली। उसके अंतर्गत हमने कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया और हमने गति के समीकरण निकाले और कण के पथ का समीकरण निकाल लिया। ये सभी चीजें हमने केंद्रीय बल के अंतर्गत ज्ञात करी हैं। अब हम इसके अंदर आगे थोड़ा सा इसका बिहेवियर जो होता है अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है इसके बारे में और पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इसके आगे फिर हमारे को केपलर के नियम, क्योंकि केपलर के नियम भी इनको समझने से पहले आपको केंद्रीय बलों के बारे में पता होना चाहिए, वो हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।